झूठ, नफरत, साजिश, इन सब के बाद अब भारतीय जनता पार्टी गौमांस सप्लाई करने वालों के भी साथ खड़ी है। वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सबसे पवित्र स्थान देव स्थानम तिरुपति बालाजी के प्रसाद में, लड्डू में गौ मांस मिलाने वालों, मछली का तेल मिलाने वालों और ऊंट के मांस को मिलाने वालों के साथ खड़े। जी हां, आज यही हो रहा है। आज इतनी अपवित्र स्थिति पैदा कर दी गई है कि जो राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पे लड्डू बांटे गए, वो वही लड्डू थे जो गौमांस से बने थे, जो बने थे मछली के तेल से और जिसमें ऊंट के मांस भी मिलाया गया था। यह सारी बातें अब जांच में सामने आ गई और यह सब खेल किया है उन्हीं गुजरातियों ने, जो गुजराती आज देश भर में तमाम तरह के अपराध कर रहे हैं, तमाम तरह की साजिशों में शामिल और इस देश के उद्योग धंधों पर कब्जा कर रहे हैं। जी हां, आज यह स्थितियां हैं। शुरुआत यहीं से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग और उनके तमाम सहयोगी, तमाम हिंदूवादी संगठनों के लोग यही जगह जगह कहते हैं गौ हत्या, गौ ये, गौ वो। और होता क्या है कि सबसे पवित्र जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, वेंकटेश का मंदिर है, तिरुमला तिरुपति बालाजी, उस देव स्थानम में पिछले 50 साल से नंदनी, जो कर्नाटक का दूध है, जो सरकार का कोऑपरेटिव है, उसका दूध आता था, उसका घी आता था, उसका सब कुछ आता था। लेकिन पिछले साल नरेंद्र मोदी ने वहां के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी पर दबाव डाल के यह कराया कि नंदनी का सप्लाई बंद करा दी। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव का आज मंत्री कौन बन चुका है? अमित शाह। उसने कोऑपरेटिव के तहत जो अमूल कभी पंडित नेहरू ने शुरू करवाया था, उस पर भाजपा आरएसएस के लोगों का कब्जा करा दिया गया है। 40% वहां का कमीशन प्रॉफिट का यही लोग खाते हैं। तो अब क्या हुआ कि वहां पर जब ये सारे लोग हैं तो वहां पर हर कर्म हो रहा है, जिसको आप निंदनीय कहें, बुरा कहें, कुछ भी कहें। और ये इसलिए भी हो रहा था क्योंकि सरकार बन गई थी कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश शुरू कर दी थी उसके पहले ही कि नंदनी ब्रांड को खत्म करके कर्नाटक में भी अमूल को ही कर दिया जाए और अमूल अधिग्रहित कर ले नंदनी को। कांग्रेस ने यह होने नहीं दिया, तो कैसे उसकी आर्थिक तौर पे तोड़ दिया जाए नंदनी को, इसके लिए यह बंद करवाया गया। बहरहाल यह साजिश रची गई। इस साजिश के बाद में अमूल वहां से सप्लाई दे रहा था, तो जो प्राइवेट कंपनी को इसका ठेका दिया गया वो गुजराती। अब देने वाला जगन रेड्डी, दिलवाने वाला नरेंद्र मोदी और ये सप्लाई करने वाले सब नरेंद्र मोदी की ही टीम गुजरातियों की। और वहां क्या सप्लाई किया गया? जब वहां की सीईओ श्यामला राव ने देखा कि इसमें तो बड़ा गंध आ रही है, किस तरह की चीज आ रही है, तो उन्होंने उसकी जांच करवा दी। जांच करवा दी तो पता चला, रिपोर्ट में आ गया कि साहब इसमें तो गौ मांस है, इसमें तो ऊंट का मांस है, इसमें मछली का तेल भी है। अब सारी घबराहट, तो सरकार बन चुकी है चूंकि नरेंद्र मोदी और नायडू की, तो जो नायडू और वो मिलके अब इससे बचाव का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल यह हुआ तभी है जब इनके पास, तो यह साजिश रचने वाले, सोचिए, भगवान को नहीं छोड़ रहे। और जैसा मैंने बताया कि रोजाना 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। कितनी बड़ी सप्लाई है, कितने लोगों के पेट में जाता होगा, कितने लोग श्रद्धा विश्वास से आते हैं, समर्पित होते हैं। उन सब को कहां पर लाके खड़ा कर दिया है।
यह किया है नरेंद्र मोदी, यही इनका चेहरा है। अब चरित्र बताता हूं। चरित्र यह है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर एक महिला को मोलेस्ट करना चाह रहे थे लोग। जब उसके परिवार ने, जो आदिवासी है, उसके परिवार ने जब इसका प्रतिरोध किया तो वहां से युवक को उठा लाते हैं, थाने में इतना पीटते हैं, मंत्री उससे मिलता है और उसके बाद पीट पीट के उसे मार डाला जाता है और रात को ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जैसी इनकी आदतें हैं। आग लगा दी जाती है, जला दिया जाता है। तो यह भारतीय जनता पार्टी की चेहरा है। यह चेहरा है कि उड़ीसा में एक आर्मी अफसर की बेटी जो अपना रेस्टोरेंट चलाती थी, वो अपने जो होने वाला पति है, उसका जो मेजर है, उसके साथ जा रही थी। उसके साथ में कुछ सोहदे बदतमीजी कर रहे थे। वो थाने गई, थाने में शिकायत लेके गई। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कितना पालन होता है ये बता रहा हूं। और वहीं 5 दिन पहले नरेंद्र मोदी गए थे और कह के आए थे, वहां पर उस लड़की को थाने में किस तरीके से रोक लिया जाता है, फिर बदतमीजी की जाती है और फिर उसे हाथ पांव बांध दिए जाते हैं और फिर थानेदार आते हैं और उसके साथ में उसके सारे अंग वस्त्र उतार देते हैं, उसके साथ क्या क्या करते हैं और अपना पैंट खोल करके वो जो करता है उससे घिनौनी हरकत नहीं हो सकती। और ये सारी बातें उस लड़की ने खुद अपने मुंह से बताई। मैं यहाँ पे बैठ पा रही हूँ ठीक से और फ्री हूँ, बिकॉज आई वॉज रॉन्गफुली थ्रोन इनटू जेल। 15 को रात को अराउंड 1 AM अपना रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद व्हेन आई वाज अपने घर जा रही थी, कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी। उनसे जैसे भी बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका FIR देने भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी अपने नाइटी में रिसेप्शन पे और कोई भी नहीं था। उनको मैंने बहुत बार FIR लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस। उसके लिए मैं उनको चाहती थी कि वो FIR लिखे या पेट्रोल भेजे या कुछ करे। उन्होंने मुझे कोई हेल्प दी नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे FIR लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पर और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए। उन्होंने गुरवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक तो फीमेल ऑफिसर ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। प्लीज प्लीज प्लीज। अब आप समझ सकते हैं कितने दर्द भरी दास्तान।
तो यही ये करते हैं, नक्सली बता करके तमाम परिवारों की औरतों को उठा लाना, उनके साथ गैंगरेप करना, रेप करना, यही इनके सुरक्षा बलों और इनके लोगों का काम है। इनके नेता भी इसमें शामिल हैं। तो इस तरह के खेल, तो ये खेल किए जा रहे हैं इनके द्वारा, और जब इस तरह के खेल किए जा रहे हो तो निश्चित रूप से इसका विरोध होना चाहिए। तो विरोध करने के लिए ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ जो किताबें गरीबों को फ्री बांटने के लिए लाई गई, वो कबाड़ में मिलती है। 9th क्लास की 2024-2025 ये सामाजिक विज्ञान हिंदी में 2024 कक्षा 8वीं के लिए 2025, ये इंग्लिश की किताब है क्लास 1 की 2024-2025, ये ज्योग्राफी की किताब है क्लास 7 की 2024-2025, ये लाखों रुपए की और करोड़ों किताबें, लाखों किताबें, करोड़ों रुपए की किताबें जिनको बंटना था, ये आज इस मिल में कटने के लिए आई है, रद्दी के भाव कटने के लिए आई है। ये हिंदी छत्तीसगढ़ी एवं संस्कृत की किताब है। हिंदी भाषा के दिन मुख्यमंत्री साहब ने क्या घोषणा की थी, लेकिन किताबों की तो दुर्दशा आप देख लीजिए। 2024-2025 की किताबें हैं। एक गणित की किताब है 2024-2025 10वीं क्लास की। आखिर ये आज यहाँ रद्दी के भाव या रद्दी में कटने के लिए आई क्यों है, ये समझ से परे है। बड़े बड़े बंडल जिनको कभी खोला ही नहीं गया, उन्हें कबाड़ में बेच दिया जाता है और उनसे पैसा कमाया जाता है। ये स्थिति है। क्यों? गरीब आवाज नहीं उठा पाएगा। आवाज उठाएगा तो थाने लाया जाएगा, पीटा जाएगा, और वो होगा उसकी महिलाओं, बेटियों, औरतों के साथ में रेप होगा। तो आप इससे समझ लीजिए। मैं एक वक्त में आदिवासी बेल्ट में काम कर रहा था। वहां मैंने देखा कि जब कोई बड़ा अफसर आता था तो एक पुलिस का कोई व्यक्ति जाता था और कहता था बड़ा बाबू आ रहा है, लड़की छांट के ले जाता था। अब आप सोचिए ये स्थिति है। तो ये आदिवासियों के साथ किया गया है, और जब यह होता हो तो आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन इस पर राष्ट्रपति जो कलकत्ता के मामले में बोली थी, बस अब और नहीं, वो इस पर नहीं बोलेगी, इस पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। उसके अपने गृह राज्य में यह हो रहा है तब भी नहीं निकलेगी, आदिवासी के साथ हो रहा है तब भी नहीं निकलेगी। यह भी सच्चाई है। बहरहाल ये तो हुई चंद बातें। इसके बाद ये किस तरीके से तमाम साजिशें करते हैं और करते हैं, हम देख रहे हैं। राहुल गांधी सच की आवाज बनते हैं तो उनके ऊपर हमले होते हैं। किस तरीके से इन्होंने तमाम हमले किए और तमाम घटनाएं होती, न लड़कियां सुरक्षित हैं, न इस देश का रोजगार सुरक्षित है, न और कोई चीज सुरक्षित है। राहुल गांधी इसी की तो आवाज उठाते हैं। इसीलिए उनसे नफरत, क्योंकि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज उठाना ही राहुल गांधी का दोष बन गया है, और इसीलिए उन पर ये हमले, उनको मार डालने से लेके तमाम तरह की चीजें की जा रही। बहरहाल सारी बातें सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा वो सही कहा, 100% सही कहा। यह बात अंबेडकर जी के प्रपौत्र भी बता चुके और सिख समुदाय के लोग भी बता चुके, और यह बता चुके वो हिंदुओं के बड़े लोग जो हिंदू धर्म को समझते हैं कि राहुल गांधी ने किसी का कोई अपमान नहीं, बल्कि उनका मान बढ़ाया है। लेकिन नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी उनके प्रति नफरत फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि अब नए जो सर्वे आ रहे हैं उसमें सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से जम्मू कश्मीर हार रही है, बुरी तरीके से हरियाणा हार रही है, और बुरी तरीके से महाराष्ट्र हार। अभी तक के इतने रिकॉर्ड आ चुके हैं। तो अब महाराष्ट्र में चुनाव में जाएं, उसके पहले हरियाणा में जब अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं तो कांग्रेस ने जो 7 गारंटियां दी थी उन्हें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद में आगे वो चीजें गिनाते हैं जो 10 साल में खुद सरकार में रहे कुछ नहीं किया। तब याद आता है कि नरेंद्र मोदी ने एक समय में कहा था 15 लाख कौन देता है,
वो तो सिर्फ जुमले होते हैं, चुनावी जुमले होते हैं। तो उसी तरीके से ये जुमले दे रहे हैं। तो यह बात अब हरियाणा की जनता समझ रही है, लेकिन हरियाणा की जनता यह विश्वास करती है कि राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते। और इसका उदाहरण भी आ गया कि राहुल गांधी से अमेरिका में डोंकी के रास्ते एक लड़का जो करनाल का रहने वाला था वो गया था और वहां पर ट्रक चलाता था, एक एक्सीडेंट में घायल हो गया था। उसने रिक्वेस्ट की थी मेरे परिवार से मिल लीजिएगा और उसको मदद कर दीजिए। राहुल गांधी आज सुबह 5 बजे तड़के पहुंच गए उसके घर करनाल में। तो सिंपल से घर में वो जब पहुंचे, लोअर मिडिल क्लास का है, और उसके घर में जब गए और उसके घर में परिवार में सबसे मिले, उसकी वीडियो कॉलिंग बात कराई और सारी चीजें पूरी बताई कि क्या हालात, और उन्होंने सब समझा, मदद की और मदद कराने का भरोसा दिलाया। कोई राजनीतिक बात नहीं कि कुछ भी नहीं। राहुल गांधी क्यों अहम हो जाते हैं? क्योंकि वो हर उस वर्ग की बात करते हैं जो दर्द से करा रहा है। उन्होंने तुरंत फोन किया अपने बिहार के लोगों को, अपने जितने उनके नेता हैं, और उनसे कहा बिहार के नवादा में जो दलितों, महादलितों के घर जलाए गए, सैकड़ों घर दलितों के घर जलाए गए हैं, उनमें जाकर के पूरी मदद करनी है। उन लोगों को हर तरह से साथ देना है, उनको कपड़े, उनको खाना पीना और सब चीजें मदद करनी है, उनको घर बनाने में भी मदद करनी है। और इसके लिए आप लग जाइए, जब थोड़ा सा सुधरेगा तब मैं भी आऊंगा, क्योंकि इस समय आने का मतलब है राजनीति, और मैं उनके दर्द से राजनीति नहीं करना चाहता। तो ये राहुल गांधी का बड़प्पन। कल एक बड़ी घटना घट गई नवादा में। महादलितों के नाम पर सत्ता में आने वाले लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि इस तरह की अगर घटना घटी तो ये किसकी जवाबदेही है, और वो भी एक ऐसे छोटे जमीन के मामले को लेकर जिसका म्यूटेशन का केस चल रहा है। जिनका घर जलाया गया उनके पास भी पेपर है और जिन लोगों ने जलाया उनके पास भी पेपर है। तो जब तक वो फैसला नहीं हो जाता है तब तक इस तरह का वारदात नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हुआ। और कोई भी, चाहे सरकारी पक्ष के लोग हों या किसी अन्य पार्टी के लोग, किसी ने उनकी सुधि नहीं ली थी। सुबह से ही कांग्रेस का जो जिला कमेटी है, कांग्रेस के जो नेता थे, सबके खाने पीने का प्रबंध से लेके सारा कुछ कांग्रेस पार्टी कर रही थी। यहाँ जो दोनों मेरे नव नियुक्त AICC के सेक्रेटरी हैं, सुशील पासी जी और शाहनवाज जी, ये लोग पहली बार आ रहे थे। फिर मीटिंग जैसे ही समाप्त हुआ, मैं खुद गया और सबको साड़ी धोती वहाँ 500-500 बंटवाने का काम हम लोगों ने वहाँ सामने किया। मनोज राम जी, सासाराम के MP जो थे, वो भी मेरे साथ में थे। नीतू सिंह वहाँ की जो लोकल MLA है, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। मंटन सिंह जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, वो वहाँ उपस्थित होकर सब लोगों की मदद की। सरकार सब खाद्य सामग्री से लेके सब कुछ का प्रबंध कांग्रेस पार्टी ने कराया। और हम वहाँ घोषणा करके आए कि अगर सरकार 7 दिनों के अंदर ये इनका घर नहीं बनवाती है तो कांग्रेस पार्टी अपने खर्चे से उनका घर बनाएगी। इसीलिए राहुल गांधी महानायक, जननायक, और इसीलिए देश दुनिया सब उन पे भरोसा करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी पे कोई क्या भरोसा करे? देश का, प्रदेश का, कहीं का कोई हिस्सा हो तो यही स्थिति होती है। आज ही एक देखने को मिला, बिल्कुल नरेंद्र मोदी के घर से 25 किलोमीटर की दूरी पे गाजियाबाद जिले में एक जगह, वहां पर किस तरीके से वहां उनका भारतीय जनता पार्टी का MLA जाता है। एक मुस्लिम बेचारा सब्जी ईमानदारी से बेच के अपना जीवन यापन कर रहा था, तो उसे धमकाता है कि तो यहाँ सब्जी नहीं बेचेगा, तू ये नहीं करेगा। आज सोचिए, ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये क्या करेंगे? ये असल में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, और ये नफरत फैलाएंगे, रेप कराएंगे। आप एक और रेप की घटना याद करिए। महिला अफसर थी कई सारी, वो मध्य प्रदेश में,
और वो महू में जब गई थी अपने साथियों के साथ में, आर्मी के ही साथियों के साथ में, तो वहां कैसे बंधक बना के उसके साथ गैंग रेप किया गया। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रपति, कोई की आवाज नहीं निकली उस पर, और अब भी आवाज नहीं निकल रही, क्योंकि सच नहीं कह सकते, सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। और जब राहुल गांधी सच बोलते हैं तो उनको मार देने की धमकी दी जाती है, उनकी जीभ काट देने की धमकी दी जाती है। यह इनका चाल है, यही चरित्र है, यही चेहरा है। लेकिन राहुल गांधी किसी से डरने वाला नहीं है, यह बात वो बार बार साबित करता है। जय